Jai Hind दोस्तों, welcome back to the Smart IAS Foundation. You are watching Pre-Secure with me Raj Gaurav, and on today December 22nd I will discuss these topics from current affairs. आज की प्री-सिक्योर के एजेंडा में हम लोग इन टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे प्रीलिम्स और मेंस से दोनों पर्सपेक्टिव से। पहला टॉपिक होगा हमारा कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया से रिलेटेड। कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया पहले भी यूपीएससी और बाकी स्टेट पीसीएस ने इससे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे हैं, और अभी भी रिसेंटली जो सिविल एविएशन में जो प्रॉब्लम हुई स्पेशली इंडिगो वाले केस में, तो कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया एक बार फिर से न्यूज में रहा, तो हम आज इसे डिस्कस करेंगे। सेकंड टॉपिक हमारा होगा अबाउट सीएसआर, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, अगेन अ वेरी पॉपुलर टॉपिक फॉर यूपीएससी एंड सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशंस। द थर्ड टॉपिक वुड बी रीजनल रूरल बैंक। रीजनल रूरल बैंक को लेकर ना एक नया अपडेट आया, एक्चुअली इनके लोगों को लेकर, राइट। तो हम देखेंगे क्या नया लोगों में क्या नई बात है और रीजनल रूरल बैंक का क्या फंक्शनिंग वगैरह है वो। देन वी वुड डिस्कस अबाउट डुगोंग सिमेट्री। डुगोंग एक एनिमल है जो यूपीएससी का फेवरेट रहा है, कई बार यूपीएससी ने इस पे क्वेश्चन पूछा है। आज हम डुगोंग एनिमल की डिटेल्स भी चेक करेंगे और ये डुगोंग सिमेट्री कहां पर है, कहां पर डुगोंग सिमेट्री रेफर किया जा रहा है वो भी देखेंगे। द फिफ्थ टॉपिक वुड बी एक्सरसाइज डेजर्ट साइक्लोन 2, मतलब इस डेजर्ट साइक्लोन एक्सरसाइज का सेकंड एडिशन। तो सेकंड एडिशन अभी 2025 में हो रहा है। इसका पहला एडिशन कब हुआ था, कौन से दो देशों के बीच में है, आर्म्ड फोर्सेस के कौन से ग्रुप्स पार्टिसिपेट करते हैं, ऑल दोज नेसेसरी डिटेल्स। फिर हम लोग लास्ट फ्राइडे के प्री सिक्योर का डिस्कशन करेंगे, प्रैक्टिस क्वेश्चन का, और आज के लिए नए प्रैक्टिस क्वेश्चन। तो ये आज के प्री सिक्योर का एजेंडा होगा। चलते हैं पहले टॉपिक पर, कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया। आप इंडियन एक्सप्रेस का एक आर्टिकल देख सकते हो दैट इंडिगो अंडर एंटी ट्रस्ट वॉचिंग सीसीआई स्कैनर। जो इंडिगो ने किया, जिस तरह से उसने कस्टमर्स के भरोसे को तोड़ा और जिस तरह से अचानक से 1000 से ज्यादा फ्लाइट 2 दिन के अंदर कैंसिल हुए ना, तो कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया इंडिगो के इस एक्ट को अब मतलब अपने टाइट स्कैनर या अपने टाइट रेगुलेशंस के थ्रू सही करने की कोशिश करेगा कि आगे में ऐसा कोई भी एब्यूज ऑफ पोजीशन ना हो या एब्यूज ऑफ मोनोपोली जो इन लोगों ने बना ली है। वैसे एग्जैक्टली मोनोपोली तो नहीं है, पर डुओपोली काइंड ऑफ है कि हमारे पास 2 ही 3 सर्विसेज हैं। सबसे ज्यादा कैरियर्स जो थे वो इंडिगो के थे, तो आगे फ्यूचर में ऐसा ना कुछ इंसिडेंट क्रिएट हो। कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया इसको लेकर सीरियस है, एटलीस्ट ऑन पेपर तो सीरियस दिख रहा है। तो चलिए देखते हैं सीसीआई के बारे में। पहला स्टेटमेंट दैट सीसीआई इज अ स्टैट्यूटरी बॉडी एस्टैब्लिश्ड अंडर द कंपटीशन एक्ट 2002 व्हिच रिप्लेस्ड द मोनोपोलीज एंड रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड परमिट्स एक्ट 1969। एकदम करेक्ट है। सबसे पहली बात तो याद रखिएगा कि सीसीआई ना एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, कॉन्स्टिट्यूशनली बट स्टैट्यूटरी बॉडी बिल्कुल है, जिसका फॉर्मेशन कंपटीशन एक्ट के अकॉर्डिंग हुआ था, 2002 के कंपटीशन एक्ट, एंड इससे रिप्लेस किया गया 1969 के मोनोपोलीज एंड रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड परमिट्स एक्ट से। ये इस एक्ट का भी पर्पस वैसा ही था, बस कंपटीशन एक्ट से इस एक्ट के जो भी दायरे थे, इस एक्ट का जो पावर था उसको और बढ़ा दिया गया। Second statement, the selection committee for appointing the chairperson and the members is headed by the Union Minister of Corporate Affairs. एक्चुअली यूनियन मिनिस्टर ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स इसके सिलेक्शन कमेटी में नहीं पार्टिसिपेट करते हैं, सिलेक्शन कमेटी को अपॉइंट सिलेक्शन कमेटी में नहीं रहते हैं, चेयरपर्सन अपॉइंट या बाकी मेंबर्स अपॉइंट करने के लिए। वहां पे सुप्रीम कोर्ट एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, सो दैट्स व्हाई ये स्टेटमेंट रॉन्ग है। Third, the chairperson and members hold office for a maximum term of 5 years or up to the age of 65 years and are eligible for reappointment. Yes, this is correct. इनका reappointment हो सकता है, याद रखना। ये सारी डिटेल्स प्रीलिम्स के लिए बड़े मायने रखते हैं गाइस, है ना। प्रीलिम्स में ऐसे डिटेल्स आपको सही या गलत आपके लिए मार्क्स दिलवाएंगे। मैक्सिमम टर्म 5 इयर्स का होगा, 65 इयर्स के एज तक सर्व कर सकेंगे, रीअपॉइंटमेंट हो सकता है। तो हमें करेक्ट ढूंढना था, आंसर हमारा क्या होगा, 1 and 3 ओनली। चलिए, कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया स्टैट्यूटरी बॉडी, जिसका फॉर्मेशन कंपटीशन एक्ट 2002 से होता है, किस कमेटी के रिकमेंडेशन से, राघवन कमेटी। तो ये डिटेल भी आपको याद रखना है। फंक्शन बिल्कुल मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स के अंदर होगा, लेकिन अपॉइंटमेंट करने की जो सिलेक्शन कमेटी बनती है उसमें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रहते हैं, देन मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स के सेक्रेटरी रहते हैं, सेक्रेटरी लॉ रहते हैं, एंड 2 एक्सपर्ट रहते हैं। यूनियन मिनिस्टर डायरेक्टली अपॉइंटमेंट नहीं करते हैं। टोटल इसमें एक चेयरपर्सन एंड बाकी मेंबर्स रहेंगे, जिनका अपॉइंटमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट करेगी ऑन द रिकमेंडेशंस ऑफ दिस कमेटी। जिस कमेटी को सुपरवाइज कौन कर रहे हैं या जिस कमेटी के चेयरमैन कौन है, द सीजीआई, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। क्वालिफिकेशंस इसके लिए कुछ डिसाइड किया गया है कि 15+ इयर्स एक्सपीरियंस होना चाहिए लॉ, इकोनॉमिक्स एंड कॉमर्स के फील्ड में, क्योंकि ऑब्वियसली जब आपको कॉम्पिटिशंस को इंश्योर करना है, फेयर कॉम्पिटिशंस, तो इन फील्ड में एक्सपर्टाइज होना जरूरी है। टर्म ऑफ ऑफिस 5 इयर्स एंड 65 इयर्स है, एंड वापस से रीअपॉइंटमेंट हो सकता है। प्रूवन मिसबिहेवियर के ग्राउंड पे इनका रिमूवल किया जाता है। खैर वैसे अभी तक कोई नौबत आई नहीं है।
If a company is unhappy with CCI order, then it can appeal with National Company Law Appellate Tribunal and the final appeal lies with the Supreme Court of India. मतलब सपोज जैसे मान लो इंडिगो अभी अगर सीसीआई के किसी डिसीजन से खुश नहीं होगी तो इंडिगो पहले कहां पर रिपोर्ट करेगी, कहां पर अपील करेगी? नेशनल कंपनी लॉ अपीलेट ट्रिब्यूनल में। और वहां पर भी अगर इंडिगो सेटिस्फाई नहीं हुई तो फिर इंडिगो जाकर कहां अपील करेगी? सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में। एक सिंपल सा प्रोसेस है, हायरार्की है। अब हम बात करते हैं फाइट ड्यूटी टाइम लिटिगेशन, जिसको लेकर इंडिगो और डीजीसीए के बीच जो जो कुछ भी डिफरेंसेस हो रहे थे, जिसके वजह से अचानक से इंडिगो ने एक बड़ा ही खराब बिहेवियर दिखाया अपने कस्टमर्स के प्रति, अनएथिकल बिहेवियर। बात करते हैं तो डीजीसीए ने सेफ्टी रेगुलेशन इशू किया था, जहां पे एक टर्म यूज किया गया एफडीटीएल, मींस फ्लाइट ड्यूटी टाइम लिमिटेशन। फ्लाइट ड्यूटी टाइम लिमिटेशन किन किन से रिलेटेड हो गया? स्पेशली हमारे पायलट्स और बाकी जो एयर क्रू है ना उनसे, कि वो कितना टाइम अपने ऑन एयर फ्लाइट ड्यूटी में देते हैं। क्योंकि ज्यादा टाइम देने से ना, वो एक पता नहीं किस हमारे एक बड़े बिजनेसमैन ने कहा था कि घर पे टाइम बिताने से ज्यादा, अपनी पत्नी के साथ टाइम बिताने से ज्यादा आप अपनी कंपनी में टाइम ज्यादा बिताएंगे तो देश की इकोनॉमी चलेगी। वैसा नहीं होता है। फटीग होने से ना आपकी एफिशिएंसी कम हो जाएगी, और जब एफिशिएंसी कम होगी ना तो गधा मजदूरी से कुछ हासिल नहीं होगा देश में। वही चीज यहां पर है कि भाई पायलट से आप बहुत ज्यादा काम करवाओगे तो पायलट फिर फटीग होगा और उसमें एक्सीडेंट्स के चांसेस होते हैं, एंड पायलट्स के साथ साथ जो हमारे बाकी क्रू मेंबर्स होते हैं उनका भी। एंड दैट्स वाई फ्लाइट टाइम, ड्यूटी पीरियड एंड रेस्ट पीरियड, ये तीनों चीज जो है ना, इन तीनों चीज को लेकर डीजीसीए ने अपडेट्स दिया था। इंडिगो इसको लेकर एग्री नहीं कर रहा था, एंड दैट्स वाई वो सारा फियस्को हुआ। अपडेट है क्या? चलो हम अपडेट देखते हैं। तो पहले 2019 के रूल के अकॉर्डिंग, डीजीसीए का ही जो 2019 का रूल था उसमें मिनिमम रेस्ट आवर 36 था, एक वीक का। अब उसके बाद डीजीसीए ने कितना कर दिया? 48 आवर्स, कि भाई पायलट्स को ना कम से कम दे वुड रिमेन अनअवेलेबल फॉर 2 फुल डेज। 48 आवर्स मतलब 2 दिन की छुट्टी रहेगी, राइट। और दैट्स वाई एयरलाइंस को 20% ज्यादा इंप्लॉय रखने होंगे, पायलट्स के फॉर्म में या बाकी एयर क्रू के फॉर्म में। इंडिगो ने यही नहीं रखा था, जिस वजह से इतने सारे फ्लाइट्स कैंसिल की। फिर नाइट ड्यूटी का टाइम भी एक्सटेंड किया गया। नाइट ड्यूटी वुड नॉट बी लॉन्गर बाई 1 आवर, है ना। ये जो विंडो है 12 बजे से लेकर 5 बजे तक की, इस टाइम में कोई ड्यूटी नहीं होगी, उसको एक्सटेंड कर दिया गया कि अब रात को 12 से 6 बजे तक कोई भी फ्लाइट नहीं रन करेगी। नाइट लैंडिंग भी मैक्सिमम 6 लैंडिंग होगी, पहले होती थी, अब उसको मैक्सिमम कितने लैंडिंग तक कर दिया गया है? 2 लैंडिंग तक। एंड फ्लाइट टाइम भी नाइट में मैक्सिमम 10 आवर्स से घटाकर 8 आवर्स कर दिया गया है। ये सारे वैसे मेजर्स हैं, ये फिगर्स देखो ऐसे याद रखना, सारे तुमको एग्जैक्टली ये फैक्ट्स नहीं याद होंगे तो इसको ऐसे समझना कि जहां पर भी जिस भी नंबर से, जैसे वीकली रेस्ट 36 से 48 किया जा रहा है, तो इससे ये चीज समझ में आ रहा है कि इससे ना जो हमारे पायलट्स हैं या बाकी जो क्रू मेंबर्स हैं उनका हेल्थ बढ़िया होगा, उनकी एफिशिएंसी बढ़िया होगी, तो वो वाला फैक्ट सही होगा। ये चीज तुम ध्यान में रखना, तो एग्जामिनेशन में फैक्ट्स को लेकर गलती नहीं करोगे। नेक्स्ट टॉपिक है कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, सीएसआर को लेकर। अगेन सुप्रीम कोर्ट ने क्या बताया? दैट द सीएसआर मस्ट इनहेरेंटली इंक्लूड एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी, कि कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी में जो भी हमारी कंपनीज हैं जो सीएसआर के अंदर बाकी काम करती हैं, वो एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी को इनहेरेंट रखें, कि आपकी सीएसआर एक्टिविटी में जरूर कम से कम एनवायरमेंट इकोलॉजी प्रोटेक्शन दिखे, कि आप एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी का प्रोटेक्शन कर रहे हो। ठीक है जी। अब हम आते हैं सीएसआर के ऊपर। तो पहला स्टेटमेंट क्या, और हमें करेक्ट ही ढूंढना है, दैट इंडिया वाज द फर्स्ट कंट्री इन द वर्ल्ड टू मेक सीएसआर स्पेंडिंग एंड रिपोर्टिंग मैंडेटरी बाय लॉ। यस, ये करेक्ट है। इंडिया ना देश का पहला, दुनिया का पहला कंट्री है जिसने सीएसआर स्पेंडिंग एंड रिपोर्टिंग को ना मैंडेटरी बना दिया पूरे वर्ल्ड में। ये काम तो अच्छा किया, लेकिन लूप होल की वजह से फिर इसका एक्चुअल बेनिफिट नहीं मिला। Second, the provisions apply to companies with a net worth of 500 crore or more and a turnover of 1000 crore or more or a net profit of 5 crore or more, कि कोई भी कंपनी अगर उसका प्रॉफिट 5 करोड़ से ज्यादा हो रहा है नेट प्रॉफिट, या फिर जो नेट वर्थ है वो 500 करोड़ से ज्यादा है, या एनुअल टर्नओवर 1000 करोड़ से ज्यादा है, तो उनके ऊपर सीएसआर वाले जो भी पॉइंट्स हैं, सीएसआर वाले जो भी मैंडेटरी प्रोविजन है वो अप्लाई होंगे। Third, eligible companies must spend at least 1% of their average net profits of the proceedings 3 year of the preceding 3 year on CSR activities। 1% नहीं, एक्चुअली में कितना परसेंट स्पेंड करना होता है? 2%। ये एक सिंपल फिगर है, याद रखो। थर्ड नंबर रॉन्ग हो गया, करेक्ट स्टेटमेंट ढूंढना था। यहां आंसर क्या होगा? 1 and 2 ओनली, ऑप्शन ए। सो कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी एज पर द सेक्शन 135 ऑफ द कंपनीज एक्ट। और भारत इस तरह से दुनिया का पहला देश बना जिसने लॉ के थ्रू या लीगल मेजर्स के थ्रू सीएसआर को कंपलसरी बना दिया। सीएसआर से रिलेटेड रिपोर्टिंग, ये सारी चीजों को कितना आपको स्पेंड करना होता है? 2%। ठीक है, आपको मतलब उन कंपनीज को जिनकी एलिजिबिलिटी ये रही कि नेट वर्थ 500 करोड़ होना चाहिए, टर्नओवर 1000 करोड़ का, या नेट प्रॉफिट 5 करोड़ का। ये फैक्ट्स। अब कोर फिलोसफी क्या है सीएसआर की? तो सीएसआर की कोर फिलोसफी है
It moves beyond the traditional profit only focus to a triple bottom line, people, planet and profit। कि आपने प्रॉफिट तो बहुत कमाया है, लेकिन वो प्रॉफिट प्लेनेट एंड पीपल को ध्यान में रखकर कि आपने जो प्रॉफिट कमाया उस प्रॉफिट का एक हिस्सा पीपल की बेहतरी के लिए, प्लेनेट के डेवलपमेंट के लिए, जिस प्लेनेट के डेवलपमेंट में ऑब्वियसली इकोलॉजी एंड एनवायरमेंट को भी सेंटर में रखना है। ठीक है, चलिए अब हम की फीचर्स पे आते हैं सीएसआर कमेटी के। तो सीएसआर कमेटी के लिए एक मैंडेटरी बोर्ड लेवल कमेटी बनती है विद एटलीस्ट 3 डायरेक्टर्स इंक्लूडिंग 1 इंडिपेंडेंट डायरेक्टर टू फॉर्मुलेट द पॉलिसी एंड मॉनिटरिंग। एक सिंपल सा फैक्ट है, बस इसे एक बार पढ़ लीजिए, ध्यान में रखिएगा। इट अलाउड एक्टिविटीज अंडर शेड्यूल 7 स्पेंडिंग लिमिट टू नोटिफाइड एक्टिविटीज सच एज इरेडिकेटिंग हंगर एंड पॉवर्टी। मतलब अगर कोई कंपनी जिसका 5 करोड़ से ज्यादा पॉवर्टी है, 5 करोड़ से ज्यादा प्रॉफिट है, तो वो हंगर एंड पॉवर्टी को इरेडिकेट करने के लिए अपने कोई मेजर्स अप्लाई कर सकती है। प्रोमोटिंग एजुकेशन एंड जेंडर इक्वालिटी, जैसे किंगफिशर नाम की कंपनी जो कि अल्कोहल बनाने का, लिक्वर बनाने का भी काम कर रही है, वो क्या करती है, बच्चों को फ्री में नोटबुक्स डिस्ट्रीब्यूट करती है। तो इस टाइप के सीएसआर एक्टिविटीज होते हैं। अभी नया इसको सेंटर में रखने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी भी आप ध्यान में रखें। इसके अलावा आर्ट एंड कल्चर को भी प्रमोट कर सकते हैं एंड कंट्रीब्यूशन टू पीएम केयर्स फंड। कोविड के टाइम में ये चीज बड़ा न्यूज में रहा था। ठीक है, तो इसमें भी कंट्रीब्यूट करना सीएसआर एक्टिविटीज के अंदर आता है। अगर आपने सीएसआर अमाउंट को स्पेंड नहीं किया, देन द रीजन मस्ट बी डिस्क्लोज इन द बोर्ड रिपोर्ट। अनस्पेंड फंड ट्रांसफर टू नोटिफाइड गवर्नमेंट फंड्स विद इन 6 मंथ। कि अगर आपने अपना जो सीएसआर फंड था 2% वाला, अगर आपने उसको स्पेंड नहीं किया है, तो बोर्ड को अपने रिपोर्ट में ये चीज बताना पड़ेगा और 6 महीने के अंदर वो गवर्नमेंट के नोटिफाइड फंड में ट्रांसफर हो जाएगा। सिग्निफिकेंस क्या है सीएसआर का? सोशल लाइसेंस टू ऑपरेट। सोशल लाइसेंस ये 3 प्रिंसिपल पे काम कर रहा था ना, पीपल, प्रॉफिट एंड प्लेनेट। तो जो आपकी प्रॉफिट है ना, वो पीपल और प्लेनेट के काम आए, यही सोशल लाइसेंस दिखा रहा है। इट इज ब्रिजिंग द डेवलपमेंट गैप्स को ब्रिज करना। जैसे अब देखो सीएसआर का यूज एक पता है, मिस यूज कहां पर होगा? अरावली वाले रीजन में। वहां पे जो कंपनीज अरावली को हार्म पहुंचाएंगी वो बोलेंगे कि देखो हम सीएसआर कैसे कर रहे हैं, हम सीएसआर कर रहे हैं राजस्थान के या इंडिया के वेस्टर्न पार्ट के दूसरे रीजन में ट्रीज प्लांट करके। ये सब मिसयूज निकाला जाता है। खैर, ब्रांड वैल्यू एंड ईएसजी अपील एंड कॉन्स्टिट्यूशनल अलाइनमेंट। कॉन्स्टिट्यूशनल अलाइनमेंट में डायरेक्टर प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी एंड इवन फंडामेंटल ड्यूटीज के अकॉर्डिंग भी अलाइन होता है कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। ये डीपीएसपी में इक्विटेबल वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन, याद रखना ये सीएसआर एक्टिविटीज के अकॉर्डिंग अलाइन होता है। कौन से आर्टिकल के अकॉर्डिंग है ये तुम अभी चेक करना, ठीक है? ये चेक कर लीजिएगा, मुझे भी कमेंट सेक्शन में बताइएगा और आपके मेंस के आंसर्स में काम आएगा ये वाला, प्रीलिम्स में भी पूछा जा सकता है। थर्ड टॉपिक है हमारा रीजनल रूरल बैंक। क्यों? Why? Because we have seen a news in the Hindu that Finance Ministry unveils new logo for regional rural bank। देखो लोगो तुम्हें दिखा देता हूं मैं। रीजनल रूरल बैंक का ये है नया लोगो, ये रीजनल रूरल बैंक का, जो फाइनेंस एंड ट्रस्ट एंड लाइफ एंड ग्रोथ को शोकेस कर रहा है। ठीक है, चलिए आते क्वेश्चन पर। और यहां पे हमें नॉट करेक्ट ढूंढना था गाइस। पहला स्टेटमेंट, आरआरबीज वर एस्टैब्लिश्ड इन 1975 बेस्ड ऑन द रिकमेंडेशंस ऑफ द नरसिंघम वर्किंग ग्रुप। यस, इट इज करेक्ट। ये इकोनॉमिक्स की क्लासेस में भी पढ़ाया जाता है जब हम रीजनल रूरल बैंक्स के बारे में पढ़ते हैं। और एक सिंपल सा फैक्ट है जो कई बार पूछा जा चुका है, पहली बार नहीं है, कई बार पूछा जा चुका है कि कौन सी कमेटी के रिकमेंडेशंस पे आरआरबी का फॉर्मेशन हुआ। तो 1975 में आरआरबी का फॉर्मेशन होता है नरसिंघम वर्किंग ग्रुप के रिकमेंडेशंस पर। पहला स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट। Second, the unified logo for RRBs unveiled in 2025 features an upward arrow symbolizing progress and a green color specifically signifying finance and trust। Not exactly correct, ये correct statement नहीं है। लोगों को मैं अभी तुम्हें clearly explain करूंगा। Third, one state, one RRB policy aims to consolidate RRBs to ensure that each state operates with a single unified RRB entity to improve efficiency। Yes, ये वो पॉलिसी है, भारत सरकार की पॉलिसी, जिसने भारत सरकार ने ये डिसाइड किया, भारत सरकार, आरबीआई और बाकी जो भी इंस्टीट्यूशंस हैं, स्टेट गवर्नमेंट की भी सहमति लेगी कि हर स्टेट में ना अब एक ही आरआरबी होगा। पहले एक एक स्टेट में कई ग्रामीण बैंक या रीजनल रूरल बैंक्स काइंड ऑफ होते थे, जिससे कि कंसोलिडेशन नहीं हो पाता था। अब हर स्टेट में जब वन आरआरबी होगा तो इससे ज्यादा फाइनेंशियल कंसोलिडेशन हो सकेगा और जो बेनिफिट्स है रूरल पॉपुलेशन के लिए, वो बेनिफिट्स इक्विटेबली डिस्ट्रीब्यूट हो पाएंगे। नॉट करेक्ट ढूंढना था, आंसर क्या होगा? ट्रू ओनली। चलो पहले रीजनल रूरल बैंक के फॉर्मेशंस को देख ले। तो ये स्पेशल शेड्यूल्ड कॉमर्शियल बैंक है which operates at the regional level to provide credit to rural areas, especially rural areas। rural areas में मेन फोकस किन के लिए रहता है? फार्मर्स के लिए, आर्टिसंस के लिए एंड स्मॉल एंटरप्रेन्योर्स के लिए। इसका एस्टेब्लिश किया गया October 2 गांधी जी के बर्थ एनिवर्सरी 1975 में। ऑब्वियसली गांधी जयंती के रोज, क्यों? क्योंकि गांधी जी चाहते थे कि भारत का जो ग्राम हो वो स्ट्रेंथन हो। ग्राम स्वराज, पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस को भी लाया गया और ग्राम में ग्राम के लोगों के विकास के लिए, इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए आरआरबी को लाया गया।
ठीक है। द फर्स्ट वॉज प्रथम बैंक, प्रथम आरआरबी, जिसका एस्टेब्लिशमेंट कहां किया गया था? मुरादाबाद, यूपी में। इसको फॉर्म किया गया ऑन द रिकमेंडेशंस ऑफ द नरसिंघम वर्किंग ग्रुप, नरसिंघम वर्किंग ग्रुप के रिकमेंडेशंस पे। ऑनरशिप स्ट्रक्चर क्या होता है? सेंट्रल गवर्नमेंट के पास 50% शेयर रहेगा, जो बैंक इसको स्पॉन्सर करेगी, जो भी लार्ज पब्लिक सेक्टर बैंक आरआरबी को स्पॉन्सर करती है, उसके बाद 35% शेयर, एंड जिस स्टेट में वो आरआरबी है वहां पे 15% शेयर। तो इस तरह से तीनों के कोऑर्डिनेशन से आरआरबी चलती है। रेगुलेशंस, ऑब्वियसली आरबीआई इसको रेगुलेट करेगी, बट सुपरवाइज करने का काम नाबार्ड करेगा। नाबार्ड इसलिए सुपरवाइज करने का काम कर रहा है क्योंकि मेन वर्क आरआरबी में किसके लिए किया जाएगा? फार्मर्स, आर्टिसंस एंड स्मॉल एंटरप्रेन्योर्स के लिए, एंड कहीं ना कहीं नाबार्ड भी इनके लिए काम करता है। ठीक है। प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग्स की बात करें आरआरबी में, तो आरआरबी जो है हायर टारगेट ऑफ 75% ऑफ देयर टोटल क्रेडिट कंपेयर टू 40% ऑफ अदर बैंक्स। आरआरबी का मेन एक प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग 75% का डिसाइड किया गया है कि फार्मर्स को या फिर आर्टिसंस को या हमारे बाकी इन ग्रुप से रिलेट रहने वाले विलेजर्स को हम 75% तक अपनी क्रेडिट बेनिफिट्स देंगे। आरआरबी के लिए टारगेट रखा जाता है। न्यू लोगों की अब हम बात करते हैं, तो फाइनेंस मिनिस्ट्री ने नया लोगो लॉन्च किया और साथ ही साथ वो मोटो वन स्टेट वन आरआरबी का। अब इस लोगो में हम बात करें तो सबसे पहले ये जो अपवर्ड एरो वाला ये जो डिजाइन है, एक अपवर्ड एरो की तरह ये डिजाइन बना हुआ है, तो दिस सोज प्रोग्रेस एंड एडवांसमेंट इन रूरल इकोनॉमिक्स, है ना, कि ये प्रोग्रेस एंड एडवांसमेंट दिखा रहा है रूरल इकोनॉमिक्स में। चलिए, तो अपवर्ड डिजाइन का हमें मतलब समझ में आ गया। दूसरा क्या, अब यहाँ पे ना अभी इस एरो को, ये अपवर्ड डायरेक्शन तो हमें समझ में आ गया, अब हम इसको इस तरह से देखते हैं हैंड्स के फॉर्म में, कि ये एरो वाले पार्ट्स हैंड्स के फॉर्म में है। तो दिस हैंड्स रिप्रेजेंट्स नर्चरिंग, केयर एंड सपोर्ट। दो हैंड हो गए यहाँ पर, राइट। द फ्लेम्स दे रिप्रेजेंट एनलाइटमेंट एंड एम्पावरमेंट। एनलाइटमेंट एंड एम्पावरमेंट को भी रिप्रेजेंट करते हैं ये फ्लेम्स। सो ओवरऑल हमारा जो आरआरबी का लोगो है, वन स्टेट वन आरआरबी, ये जो लोगो है ये फाइनेंशियल केयर एंड सपोर्ट को दिखा रहा है, राइट। फाइनेंशियल केयर एंड सपोर्ट के साथ साथ दिस इज शोइंग कि किस तरह से रूरल रीजन्स में फाइनेंशियल केयर को नर्चर किया जाएगा, एंड अल्टीमेटली इट वुड लीड टू एम्पावरमेंट ऑफ द रूरल पॉपुलेशन। कलर कोड की बात करें तो डार्क ब्लू रिप्रेजेंट्स फाइनेंस एंड ट्रस्ट, एंड ग्रीन रिप्रेजेंट्स लाइफ एंड ग्रोथ। तो यहाँ पे जहां जहां पे डार्क ब्लू यूज किया गया है, जहां जहां पर डार्क ब्लू यूज किया गया है वो फाइनेंस एंड ट्रस्ट को दिखा रहा है, और इसी लोगों का जो ग्रीन वाला पार्ट है वो लाइफ एंड ग्रोथ को दिखा रहा है। वन स्टेट वन आरआरबी पॉलिसी की बात करें तो मई 1 2025 को वन स्टेट वन आरआरबी पॉलिसी को अनाउंस किया गया। दिस चेंज कंसोलिडेटेड 26 आरआरबी अक्रॉस 11 स्टेट्स। अलग अलग स्टेट्स में, अलग अलग यूटीज में, स्पेशली 11 स्टेट्स एंड यूटीज में जहां पे आरआरबीज पहले फ्रेगमेंटेड थे, अब उनको कंसोलिडेट किया गया। करंट स्टेटेड बात करें पोस्ट कंसोलिडेशन का, तो नाउ देयर आर 28 आरआरबी, जो कि पहले 43 होते थे, एंड सर्विंग द नेशन थ्रू देयर 22,000 ब्रांचेज। पहले पूरे नेशन में 43 आरआरबीज थी, स्पेशली इन स्टेट्स एंड यूटीज में। अब वो कितने आरआरबीज बन गए हैं? 28। तो इनका फंक्शनिंग बेटर हो गया इस कंसोलिडेशन से। फोर्थ टॉपिक अबाउट डुगोंग, अ सी मरीन एनिमल। क्यों बात कर रहे हैं? क्योंकि डुगोंग सिमेट्री इंडियन एक्सप्रेस में इस तरह से न्यूज में रहा, दैट a 21 मिलियन ईयर ओल्ड सी काउ स्पीसीज डिस्कवर्ड इन कतर। वैसे डुगोंग को लेकर इंडिया के पर्सपेक्टिव में क्वेश्चन यूपीएससी ने पूछा है, हम आज इंडिया और कतर दोनों पर्सपेक्टिव को चेक कर लेंगे। चलिए, अब डुगोंग से रिलेटेड, या डुगोंग जो कि एक मरीन मैमल है, उससे रिलेटेड हमारा पहला स्टेटमेंट। These are also known as sea cows that graze on sea grass beds, hence earned the nickname farmers of the sea. बिल्कुल इनको सी काउ के नाम से, या सी पिग के नाम से, या सी कैमल्स के नाम से जाना जाता है ना, याद रखना। ये मैंने यहाँ मेंशन कर रखा है, सी पिग, सी कैमल, सी काउ, इन तीनों नाम से इनको जाना जाता है। और साथ ही साथ सिंस ये सी ग्रास खाने का काम करते हैं, जो कि सी बेड्स पर मिलते हैं, दैट्स वाई इनको फार्मर्स ऑफ द सी भी बोलते हैं। फार्मर्स ऑफ द सी की वो कट कर रहे हैं, वहां पे ग्रासेस को कट कर रहे हैं। पहला करेक्ट हो गया। दूसरा, डुगोंग आर वेरी शॉर्ट लिव्ड स्पीसीज। करेक्ट, ये सॉरी नॉट करेक्ट, ये शॉर्ट लिव्ड नहीं, एक्चुअली लॉन्ग लिव्ड स्पीसीज होते हैं। 70 साल तक लगभग इनकी उम्र चलती है, इसलिए लॉन्ग लिव्ड स्पीसीज में ही काउंट किया जाता है। कैपेबल ऑफ लिविंग मैक्स अप टू 25 ईयर्स, नहीं रॉन्ग है, 70 साल तक जी सकते हैं। थर्ड, द रेड लिस्ट ऑफ IUCN हैज क्लासिफाइड दीज एज क्रिटिकली इंडेंजर्ड। क्रिटिकली इंडेंजर्ड नहीं, वल्नरेबल कैटेगरी में क्लासिफाइड है। ये देखो कहां पर, वल्नरेबल। हालांकि नंबर्स जिस तरह से कम हो रहे हैं ना, तो हो सकता है आगे जाके इंडेंजर्ड या क्रिटिकली इंडेंजर्ड पहुंच जाए। नॉट करेक्ट ढूंढना था, आंसर क्या होगा हमारा? 2 and 3 ओनली। करेक्ट ढूंढना रहता तो हम ए को चूज करते हैं इसे। सो सी काउ, सी पिग एंड सी मैमल्स के नाम से बुलाते हैं, फार्मर्स ऑफ द सी कहते हैं, ये चीज भी क्लियर है। प्राइमरली आपको ये मिलेंगे कहां? प्राइमरली दे लिव इन वार्म वाटर्स रीजन।
तो इंडो पैसिफिक रीजन का जो वार्म वाटर वाला रीजन है ना, यहाँ पे ये मिलते हैं। हम भारत के पर्सपेक्टिव में बात करें तो इनको अंडमान निकोबार आइलैंड्स, गल्फ ऑफ मन्नार, पाक बे एंड गल्फ ऑफ कच्छ वाले रीजन में देखा जाता था, पर अब धीरे धीरे इनके नंबर काफी कम हो गए हैं एंड नाउ दे आर मेनली फाउंड इन पाक बे। या ओनली भी कहें तो ये गलत नहीं होगा, हालांकि एक दो नंबर हमें दूसरे रीजन में मिल जाए, पर पहले ये डिस्ट्रीब्यूटेड थे, अब इनके नंबर काफी कम हो चुके हैं और सिर्फ पाक बे रीजन में या मेनली पाक बे रीजन में पाए जाते हैं। 70 साल इनकी उम्र होती है, लॉन्ग लिव्ड स्पीसीज हैं, लेकिन रेट ऑफ रिप्रोडक्शन काफी स्लो है और रेट ऑफ रिप्रोडक्शन स्लो होने की वजह से ये वल्नरेबल हैं एक्सटिंक्शन के लिए। साथ ही साथ और भी कई थ्रेट्स हैं, वो डिस्कस करेंगे। बाय द वे, सी ग्रास की बात करें तो सी ग्रास क्या है, तो सी ग्रास ना एक्चुअली अंडर वाटर फ्लावरिंग प्लांट होता है जो कि डुगोंग्स और बाकी मरीन एनिमल्स लाइक टर्टल्स एंड फिश के काम आता है खाने के। सी ग्रास आर लो इन न्यूट्रिएंट्स, जैसे वैसे भी जो हमारे धरती पर भी जो ग्रास मिलता है, फील्ड में भी जो ग्रास मिलता है उसमें भी न्यूट्रिएंट कम होता है एंड दैट्स वाई हमारे चाहे काउज हो गए, डियर्स हो गए, या फिर बफेलोज हो गए, बाकी ये जो भी मैमल्स हैं इनको ज्यादा से ज्यादा चारा खाना पड़ता है सो दैट इनकी न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट फुलफिल हो, क्योंकि न्यूट्रिएंट लेस रहता है ग्रासेस। यही चीज सी ग्रास के साथ भी है, ये डिटेल्स भी ध्यान में रखना। आईयूसीएन कैटेगरी वल्नरेबल है। अपेंडिक्स इसको साइट्स जो है उसको अपेंडिक्स 1 में रखता है। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट भी इसको शेड्यूल 1 में क्लासिफाई कर रहा है इंडिया में भी। अब हम बात करते हैं प्रेजेंट कॉन्टेक्स्ट की। तो प्रेजेंट कॉन्टेक्स्ट में कतर में हमें साउथ वेस्टर्न कतर डेजर्ट में, जिसका नाम है अल महासाबिया रीजन, याद रखिएगा ये अल महासाबिया रीजन अभी न्यूज में था, ये अल महासाबिया, जहां पर हमें क्या मिले हैं, अल महासाबिया रीजन, ये अल महासाबिया रीजन, अल महासाबिया रीजन, यहीं पर हमें सी डुगोंग के ना हमें फॉसिल्स मिले हैं। ठीक है, डुगोंग्स के फॉसिल्स मिले हैं। अब काफी ज्यादा फॉसिल्स यहाँ पर मिले, दैट्स वाई कंजर्वेशनिस्ट ने इस रीजन को नाम क्या दे दिया, डुगोंग सेमेट्री। सेमेट्री जहां पे ऑब्वियसली ह्यूमन फॉसिल्स, जहां पे ह्यूमंस को दफनाया जाता है, तो वी कॉल दैट रीजन सेमेट्री, राइट। अब यहाँ पे सिंस हमें बहुत ज्यादा फॉसिल्स मिले हैं डुगोंग के, दैट्स वाई हमारे जो कंजर्वेशनिस्ट हैं उन्होंने इस रीजन को नाम क्या दे दिया, अल महासाबिया रीजन को डुगोंग सेमेट्री के नाम से। कहां पर मिलता है, कतर के साउथ वेस्टर्न डेजर्ट वाले रीजन में। ठीक है, यहां पर एक और सी काउ स्पीसीज की डिस्कवरी हुई है जिसका नाम रखा गया सल्वा सिरेन कतारेनेसिस। ये भी सी काउ के ही जैसा है, सल्वा सिरियन कतारेनेसिस नाम कतर के बेसिस पे रखा गया, सिंस कतर वाले रीजन में मिला दैट्स वाई नाम रखा गया सल्वा सिरियन कतारेनेसिस। डुगोंग के कंजर्वेशन की बात करें तो मई 28 को वर्ल्ड डुगोंग डे के रूप में मनाया जाता है, सो दैट डुगोंग से रिलेटेड कंजर्वेशनल एफर्ट्स को और ज्यादा इंक्रीज किया जा सके। क्या क्या थ्रेट्स है डुगोंग को, तो क्लाइमेट चेंज, राइजिंग सी टेम्परेचर, ओशन एसिडिफिकेशन, एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स, ये सारे डुगोंग के लाइफ के लिए एक थ्रेट है। इसके अलावा ह्यूमन एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज भी, जैसे कई बार फिशिंग गियर में बेचारे डुगोंग फंस जाते हैं, क्योंकि सांस लेने के लिए सरफेस पर आते हैं और वहां पे फिशिंग गियर या फिशिंग नेट्स रहते हैं, बेचारे डुगोंग्स उसमें फंस जाते हैं और फिर उनकी डेथ हो जाती है। तो एंथ्रोपोजेनिक एंड नेचुरल दोनों टाइप के थ्रेट्स हैं डुगोंग के लाइफ को, दैट्स वाई इसके नंबर बड़ी तेजी से कम हो रहे हैं। फिफ्थ टॉपिक इज एक्सरसाइज डेजर्ट साइक्लोन सेकंड। एक्सरसाइज डेजर्ट साइक्लोन सेकंड जो कि इंडियन आर्मी एंड यूएई के आर्मी के बीच होता है, एक ज्वाइंट एक्सरसाइज है डेजर्ट साइक्लोन सेकंड। ठीक, अच्छा और क्या लिखा हुआ है, एक्सरसाइज इन अबू धाबी एम्स टू इनहेंस इंटरऑपरेबिलिटी एंड डिफेंस कोऑपरेशन इन अर्बन ऑपरेशन। मतलब 2025 में ये कहां पर किया गया, अबू धाबी में किया गया। अब पहला स्टेटमेंट, द एक्सरसाइज फोकसेस ऑन जॉइंट ट्रेनिंग इन अर्बन एनवायरमेंट्स एंड सब कन्वेंशनल ऑपरेशंस अंडर द यूनाइटेड नेशंस मैंडेट। यस करेक्ट, यूनाइटेड नेशंस के मैंडेट के अकॉर्डिंग ही अर्बन एनवायरमेंट एंड सब कन्वेंशनल ऑपरेशंस में इंडिया और यूएई की आर्मी इस एक्सरसाइज में पार्टिसिपेट करती है। The second edition of the exercise was conducted in Abu Dhabi, United Arab Emirates in December 2025. करेक्ट है, हमें करेक्ट ढूंढना था, आंसर क्या होगा, 1 and 2 both। इसका पहला एडिशन 2024 में प्रैक्टिस किया गया था गाइस। पहला एडिशन कहां हुआ था, राजस्थान में, और ये दूसरा एडिशन इस बार कहां हुआ, अबू धाबी में। ठीक है, सेकंड एडिशन। अगला एडिशन हम मोस्ट प्रोबेबली चांसेस कहां पर है, फिर से इंडिया में होने के। इट मार्क्स एक्सपेंशन ऑफ डिफेंस टाइज बियॉन्ड एग्जिस्टिंग नेवी एंड एयरफोर्स एक्सरसाइज। मतलब नेवी एंड एयरफोर्स एक्सरसाइज इंडिया और यूएई के बीच में पहले से हो रहा था, हमने इंडियन आर्मी और यूएई के आर्मी के बीच का एक बाइलेटरल एक्सरसाइज स्टार्ट कर दिया। कहां से भाई, एक्सरसाइज डेजर्ट साइक्लोन के नाम से। Participants 45 personnel from merchant infantry regiment participated from India and the same equivalent number 45 from UAE वहां से पार्टिसिपेट करते हैं। फोकस एरिया रहा अर्बन ऑपरेशंस, मॉडर्न वॉरफेयर, सब कन्वेंशनल वॉरफेयर। इन एरियाज में इंडिया और यूएई की डिफेंस फोर्सेस ने पार्टिसिपेट किया।
हम दोनों देशों के डिफेंस रिलेशंस को अगर देखें तो दोनों देशों के डिफेंस रिलेशन 1972 में एस्टेब्लिश होते हैं। की बॉडी है जॉइंट डिफेंस कोऑपरेशन कमेटी, जिसमें दोनों देश अपने आर्मी, नेवी एंड एयर फोर्स के बीच कोऑपरेशन को बढ़ाते हैं। अलग अलग एक्सरसाइज है। आर्मी की एक्सरसाइज को हम एक्सरसाइज डेजर्ट साइक्लोन के नाम से बुलाते हैं। नेवी की जो एक्सरसाइज है इंडिया और यूएई के बीच को हम उसको एक्सरसाइज जायद तलवार के नाम से बुलाते हैं। एंड एयर फोर्स के लिए हम डेजर्ट एगल, डेजर्ट फ्लैग एंड डेजर्ट नाम की ये 3 एक्सरसाइजेस करते हैं। डेजर्ट एगल बाइलेटरल एक्सरसाइज है, मतलब इसमें इंडिया एंड यूएई पार्टिसिपेट कर रहा है। डेजर्ट फ्लैग जो है ये मल्टीलेटरल एक्सरसाइज है, मतलब इंडिया एंड यूएई के अलावा बाकी नेशंस पे पार्टिसिपेट करते हैं। होस्ट करने का काम यूएई करता है। एंड डेजर्ट नाइट अगेंस्ट ट्राइलेटरल एक्सरसाइज है, जिसमें इंडिया, यूएई और तीसरा नेशन कौन सा हो गया, फ्रांस पार्टिसिपेट करता है। ठीक है, तो नेवी और एयरफोर्स को लेकर पहले से ही एक्सरसाइजेज हो रही थी। ये डिटेल्स में मैंने यहां मेंशन कर दिया है, इनके नाम याद रखना। डेजर्ट साइक्लोन पिछले साल से स्टार्ट हुआ, जिसका सेकंड एडिशन इस बार हुआ है। अब हम चलते हैं लास्ट वीक के प्रैक्टिस क्वेश्चन पे। तो लास्ट वीक पहला प्रैक्टिस क्वेश्चन मैंने तुम्हें इंडिया जॉर्डन रिलेशंस पे दिया था। पहला स्टेटमेंट मैंने लिखा था, इंडिया इज एन इंपॉर्टेंट सप्लायर ऑफ फर्टिलाइजर टू जॉर्डन। रॉन्ग, एक्चुअली जॉर्डन इज एन इंपॉर्टेंट सप्लायर ऑफ फर्टिलाइजर। अभी जो हमारे देश के ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर जॉर्डन गए थे, तो उन्होंने इस रिलेशन को और ज्यादा स्ट्रेंथन करने की कोशिश की कि जॉर्डन से फर्टिलाइजर का जो एक्सपोर्ट है सॉरी, जॉर्डन से जो फर्टिलाइजर का एक्सपोर्ट है इंडिया के लिए वो और बेहतर हो सके, सस्टेनेबल चल सके। करेक्ट। Second, Jordan's digital payment system and India's UPI have been collaborated to enhance bilateral trade. It has not yet collaborated. अभी ना बात चल रही है, अभी कोलेबोरेशन हुआ नहीं। सेकंड स्टेटमेंट भी रॉन्ग, फर्स्ट भी रॉन्ग था, तो हमारे इनकरेक्ट ढूंढना था। आंसर क्या होगा, सी, बोथ आर इनकरेक्ट, है ना। पहला भी रॉन्ग है इसलिए क्योंकि जॉर्डन सप्लायर है, इंडिया सप्लायर नहीं है फर्टिलाइजर का मेनली। सेकंड, मैंने यूपीएससी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन दिया था। क्या था, यहाँ पे 2 स्टेटमेंट दिए थे और स्टेटमेंट बेस्ड इस टाइप के क्वेश्चंस। अब हम रेगुलरली ना ऐसे क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस करेंगे, इस टाइप के भी, क्योंकि यूपीएससी में और स्टेट पीसीएस में ऐसे भी क्वेश्चंस प्रीलिम्स में आते हैं। पहला स्टेटमेंट क्या लिखा था, दैट इंडियाज पब्लिक सेक्टर हेल्थ केयर सिस्टम लार्जली फोकस ऑन क्यूरेटिव केयर विथ लिमिटेड प्रिवेंटिव, प्रोमोटिव एंड रिहेबिलिटिव केयर्स। एकदम सही बात है, भारत में मेनली जो पब्लिक सेक्टर है ना वो क्यूरेटिव केयर पे ज्यादा ध्यान देता है और लिमिटेड ध्यान देता है प्रिवेंटिव या प्रोमोटिव या रिहेबिलिटिव केयर पे। मेनली हम ये चीज करते हैं कि अच्छा किसी को कोई बीमारी हो गई तो हम उस बीमारी को क्योर करें, बीमारी हो ही नहीं, प्रिवेंट करने पे कम ध्यान दिया जाता है, प्रोमोट अवेयरनेस प्रोमोट करने पे कम ध्यान दिया जाता है एंड रिहेबिलिटेशन पे तो और ज्यादा कम ध्यान दिया जाता है। स्टेटमेंट 1 करेक्ट था और ये नेशनल फैमिली हेल्थ जो सर्वे होता है उसके अकॉर्डिंग ही डाटा आया था, ये गवर्नमेंट का ही डाटा था। स्टेटमेंट 2 ये करंट अफेयर्स बेस्ड क्वेश्चन था और ऐसे करंट अफेयर्स बेस्ड क्वेश्चन आते रहते हैं जो हम लोग प्री सिक्योर में भी डिस्कस करते हैं। तो देखो 2023 में भी पूछा था, इसलिए अपकमिंग एग्जामिनेशंस के लिए आप प्री सिक्योर के थ्रू कनेक्टेड रखिए ना, अपनी तैयारी इंश्योर करके रखिए, अपने सिलेक्शंस के चांसेस बढ़ाइए। Statement 2. Under India's decentralized approach to healthcare delivery, the states are primarily responsible for organizing health services. Yes, we know, इसको हम पॉलिटी की क्लासेस में भी पढ़ते हैं कि स्टेट्स रेस्पॉन्सिबल होते हैं हेल्थ सर्विसेज ऑर्गेनाइज करने के लिए। दोनों स्टेटमेंट करेक्ट हैं, पर तुम्हें लगा क्या कि स्टेटमेंट 2 इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन? नहीं, दोनों ना अलग अलग करेक्ट थे। पहले मैं बोल रहा था कि इंडिया में जो हेल्थ केयर सिस्टम है वो क्यूरेटिव ज्यादा है और दूसरे में बोल रहा है कि मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी स्टेट्स की होती है, तो दोनों के बीच का कोई डायरेक्ट रिलेशन नहीं है। दैट्स व्हाई बोथ 1 एंड 2 आर करेक्ट, बट 2 इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ 1। आंसर क्या होगा, बी। जब भी ऐसा क्वेश्चन प्रीलिम्स में आए ना, सबसे पहले दोनों स्टेटमेंट के करेक्टनेस को चेक करो। अगर दोनों करेक्ट है तो फिर ये चेक करो क्या स्टेटमेंट 2 डायरेक्टली कनेक्टेड है 1 से कि नहीं, तुम्हें आंसर खुद ब खुद मिल जाएगा। अब आज का प्रैक्टिस क्वेश्चन सभासार इनिशिएटिव पर। सभासार को मैंने पहले भी प्री सिक्योर में डिस्कस किया है और अगेन ये न्यूज में था, इसलिए मैंने यहाँ प्रैक्टिस क्वेश्चन में अटैच कर दिया सभासार इनिशिएटिव। तो आप इसका आंसर मुझे, सही आंसर मुझे बताओगे ढूंढकर, क्योंकि पहले भी पढ़ाया है, गलती ना करो। दूसरा है भारत स्टेज 6 नॉर्म्स को लेकर। दिल्ली में जिस तरह से एयर क्वालिटी के इंडेक्स डे बाय डे खराब होते जा रहे हैं, 500 लिमिट को क्रॉस कर चुके हैं, तो भारत स्टेज नॉर्म्स भी डिस्कस किए गए। न्यूज़पेपर में मेंशन था तो मैंने प्रैक्टिस क्वेश्चन में दिया है। तो ये दोनों आपके आज के प्रैक्टिस क्वेश्चन होंगे। कल के प्री सिक्योर के सेशन में फिर हम लोग नेक्स्ट टॉपिक्स के साथ मिलेंगे। टिल देन टेक केयर, स्टडी वेल, जय हिंद।